जिम्मेदार वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जात के नाम पे, धर्म के नाम पे एक मुश्त वोट दे देते हैं और फिर उन प्रतिनिधियों के हाथों रोज तिल तिल कर हम मरते हैं। और वो निर्लज सरकार भी जो आपके लिए न तो बेहतर शिक्षा का इंतजाम कर पाए और न बेहतर स्वास्थ्य का, न रोजगार का, न किसानों को के लिए बेहतर संसाधन मुहैया करा पाए। बादब मिलादा में मफसल इमाम मलिक। देश की सियासी जमायतें, राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करती हैं और फिर उसे बेसहारा, बेयारो मददगार छोड़ भी देती हैं। कन्हैया गुप्ता ऐसे ही एक भाजपा के कर्मठ सिपाही थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे। इनकी कोरोना में मौत हो गई। हालांकि कन्हैया गुप्ता अकेले नहीं हैं जिन्हें सियासी दलों ने इस तरह बेसहारा छोड़ दिया। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अगर इससे पहले आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि अगर आपने अभी तक बादब मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, कन्हैया गुप्ता को हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। बेतिया, बिहार के बेतिया के रहने वाले थे कन्हैया। लेकिन कन्हैया सिर्फ एक प्रतीक है, शहर भी प्रतीक है। इस देश में ऐसे लाखों कन्हैया होंगे। शहर कोई भी होगा, उनके नाम कन्हैया हो सकते हैं, सिराज हो सकते हैं, सूरज हो सकते हैं, सूर्य प्रकाश हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम कन्हैया का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कन्हैया बेतिया के रहने वाले थे। बेतिया को लोग उन्हें जानते भी होंगे और भाजपा वाले तो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि कन्हैया गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। वे भाजपा के बेतिया नगर इकाई के अध्यक्ष भी थे। दरअसल कोरोना से जब मौत हुई उनकी, तो उनके बच्चे की जिस तरह से तस्वीर, उनके बेटे की जिस तरह से तस्वीर आई, वो किसी को भी विचलित कर सकती है, पार्टी कोई भी हो। लेकिन रोते बिलखते उस बच्चे की तस्वीर ने, उनके बेटे की तस्वीर ने बहुतों को दिलों को छुआ और भारतीय जनता पार्टी और बिहार के नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल भी उठे। दरअसल कन्हैया पार्टी नेताओं की डिजिटल रैली की तैयारियों और दरवाजे दरवाजे सरकार का रिपोर्ट कार्ड पहुंचाने के में लगे हुए थे, और इसी काम में लगे होने की वजह से वो कोरोना का शिकार हो गए। अस्पताल गए तो उन्हें भरोसा था कि उनकी अपनी सरकार है, उनके अपने सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, जो बिहार में पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा ही। लेकिन उनका और उनके परिवार का भरम टूट गया। वे लगातार अपने नेता और स्थानीय सांसद से गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। बेतिया मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मौत हो गई। इस पार्टी की सरकार बिहार में है, उसे ये हमने इससे पहले भी इस तरह की नज़ीर कानपुर में भी देखा, और बिहार में जदयू के नेता की भी चीख पुकार और रोना हम देख चुके हैं। जब उनके रिश्तेदारों की मौत हुई, भाइयों की मौत हुई, तो इसी तरह से विचलित हो रहे थे, रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे और सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे थे। तो बेतिया में ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा। कईयों ने लिखा कि चुनाव में जिस संजय जायसवाल के लिए कन्हैया गुप्ता रात दिन एक कर देते थे, उसी कन्हैया गुप्ता के इलाज में संजय जायसवाल ने कोई मदद नहीं की। एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी नहीं करवा सके सांसद जी। इतना ही नहीं, अपनी पार्टी के नगर अध्यक्ष की मौत के बाद उनके परिजनों का दुख बांटने भी नहीं आए थे स्थानीय सांसद।
हालांकि हो सकता है कि अब गए हो, इसकी खबर हमें नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों अरसे तक वो उनसे, उनके परिजनों से नहीं मिले। भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को इससे समझा जा सकता है। और बिहार में सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं को भी खगड़िया से बादब बा मुलाहजा के लिए हमारे साथी ऋषि सिंह पटेल ने एक वीडियो भेजा है। बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं का ये पोल खोलती है, उनकी ये रिपोर्ट देखिए, और फिर हम कन्हैया पे बात करेंगे कि किस तरह से बेतिया में एक सियासी घराने ने स्वास्थ्य विभाग को हाईजैक कर रखा है। आज मैं आप लोगों को कोरोना काल की विषम परिस्थिति में मेडिकल से जुड़ी, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कोई जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये अलौली ब्लॉक के अंतर्गत सांसी पंचायत का हॉस्पिटल है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मुझे जहाँ तक याद है, आज तक मैंने इसमें कभी भी डॉक्टर को नहीं देखा, और कोविड-19 के ऐसे भयावह सिचुएशन में भी मैं यहाँ पर आज तक एक भी कैंप नहीं देखा। सांसी पंचायत में आज तक एक भी व्यक्ति की टेस्ट तक नहीं हुई है। और आपको मैं ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये सांसी पंचायत अलौली ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जहाँ से भारतीय संसद भवन में 4 सांसद बैठते हैं। माननीय रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी, प्रिंस कुमार जी और रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति कुमार पारस जी। उनका ये होम यानी कि पैतृक जगह माना जाता है अलौली। वो अलौली से ही बिलोंग करते हैं, और ये जो हॉस्पिटल है ये भी अलौली के अंतर्गत ही आता है। और लगभग यहाँ से पहली बार विधायक चुने गए थे रिकॉर्ड मतों से रामविलास पासवान जी, जब वो पहले बार पॉलिटिक्स में कदम रख रहे थे। तो इसी गांव से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ था। उसके बाद वो सांसद बनने के लिए हाजीपुर चले गए, और उनके बाद यहाँ पे उनके भाई पशुपति कुमार पारस जी लगभग 35 सालों तक विधायक बने रहे। इस दौर में मेरी उम्र जो है वो 25 के आसपास होती है। मैं बचपन से लेकर आज तक इसमें कभी भी इस हॉस्पिटल में डॉक्टर को नहीं देखा। तो आज जब मेरी जिम्मेदारी मुझे महसूस हुई, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज भी रामविलास पासवान के जो पैतृक होम है वहाँ की स्थिति क्या होती है। इससे पहले भी मैंने उनके गांव से, उनका जो गांव है प्रॉपर पैतृक गांव, वहाँ से एक वीडियो बनाया था, वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। आज मैं उनके गांव से 7 किलोमीटर दूर सांसी का ये हालात दिखा रहा हूँ, जहाँ से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ था। और ये देखिए, इस हॉस्पिटल में आज के दौर में आपने ऐसा हॉस्पिटल कहाँ देखा जहाँ ना कोई डॉक्टर हो, ना कोई नर्स हो। इस हॉस्पिटल में एक भी पेपर या प्रिस्क्रिप्शन तक का नाम नहीं है, लेकिन हाँ गेट है, रूम है, बेड नहीं है। तो क्या इस दौर में उन्हें अपने गांव के बारे में, अपने एरिया के बारे में कुछ सोचना क्या उचित नहीं है? आज भी जो सांसद हैं हमारे माननीय महबूब अली कैसर जी, वो उन्हीं के पार्टी से बिलोंग करते हैं। वो लोजपा से ही हैं और हमारे सांसद हैं। वो रेगुलर उनका दूसरा टर्म है सांसद का, लेकिन आज तक उन्हें किसी ने मतलब क्षेत्र में नहीं देखा। वो अगर मीटिंग भी करते हैं तो ऑनलाइन मीटिंग करते हैं। कोविड-19 के इस सिचुएशन में जहां पर सारे नेतागण जमीन पर आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तो हमारे सांसद महोदय माननीय महबूब अली कैसर जी का दर्शन तक के लिए हम लोग तरस चुके हैं कि वो कभी दर्शन तो दें। इनविजिबल पर्सन हो चुके हैं वो। अब देखते हैं कि वो हमारे इस सिचुएशन में क्या कर पाते हैं हम लोगों के लिए। थैंक यू। हालांकि जो लोग कन्हैया गुप्ता की मौत के बाद सांसद संजय जायसवाल पर सवाल उठा रहे हैं, वे खुद बड़े भ्रम का शिकार हैं। क्या जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? कौन नहीं जानता कि बेतिया के एक बड़े सियासी रसूखदार परिवार ने अपनी सियासी ताकत के बूते पिछले 35-40 सालों से बेतिया सदर अस्पताल को जानबूझकर बदहाल बनाए रखा है, ताकि वह
अपने परिवार की डॉक्टरी की दुकान में स्थानीय लोगों को वो आराम से लूट सके। इसी परिवार से जुड़े शख्स ने बेतिया मेडिकल कॉलेज के निर्माण में तरह तरह की मुश्किलें, परेशानियां, बाधाएं खड़ी की और बाद में भी अपनी सियासी ताकत के बूते अस्पताल में कई किस्म की मेडिकल सुविधाएं शुरू नहीं होने दी ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। कौन है वो सज्जन? बेतिया के सारे लोग जानते हैं। वे अपने पारिवारिक डॉक्टरी की दुकान को थोड़ा भी प्रभावित होते नहीं देख सकता है। किससे यह सच छुपा है कि अपने परिवार की डॉक्टरी की दुकान को जनता को लूटने वाला यह आम आदमी मन में भ्रम बनाए रखने के लिए मेडिकल कॉलेज की बदहाली को ही मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं बताते रहे। कौन ये बात नहीं जानता बेतिया में? फिर भी वोट तो उसी को देते हैं ना, जिसने या तो अपनी पारिवारिक डॉक्टरी वाली दुकान में आओ या फिर मौत को गले लगाओ वाली शर्त को अनिवार्य कर रखी है। तो मौत को तो खुद बेतिया के लोगों ही ने चुना है ना। आपने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया है, जनप्रतिनिधि चुना है, तो जाहिर है कि जो आपको चाहिए वो मिल रहा है। आपने यानी बेतिया के अवाम ने या बिहार के अवाम में कह सकता हूँ कि बिहार में जिस तरह से स्कूल और अस्पतालों का बुरा हाल है, फिर भी 15 साल के किसी एक आदमी को सत्ता सौंप रहे हैं, तो जाहिर है कि जो आपको चाहिए वो मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? तो आपने कौन सा बेहतर अस्पताल, बेहतर शिक्षा, अच्छे स्कूल, अच्छी सड़कों के लिए वोट किया था? वोट तो इसके लिए क्या नहीं था। वोट तो जातीय गणित और रसूखदार लोगों की को देख कर किया था। बेतिया में की कहानी भी अलग नहीं है और बिहार की कहानी भी अलग नहीं है। क्या ये बात किसी से बेतिया में ढकी छुपी थी कि अपने पेट्रोल पंप पर चांदी काटने के लिए सालों तक रेलवे ओवरब्रिज को जिन्होंने बनने नहीं दिया उसी को वोट दिया ना? तो फिर भुगते का कौन? अवाम ही ना। क्या बिहार की अवाम ने या बेतिया की अवाम ने कभी खुद से सवाल ये पूछा कि जिस आदमी को सालों से चुनते आ रहे हैं या जिस सरकार को सालों से चुनते आ रहे हैं, उस आदमी और सरकार ने आपकी सालों पुरानी किसी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की? क्यों नहीं अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था की? क्यों नहीं रोजगार की व्यवस्था की? क्यों युवा रोजगार के लिए पलायन के लिए मजबूर है? एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना कन्हैया गुप्ता सिर्फ इसलिए नहीं मरे हैं, ऐसे कई कन्हैया देश में सालों से रोज ऐसे ही मर रहे हैं। इन हजारों मौतों का गुनहगार सिर्फ वे नेता नहीं है जिसे आपने चुना है, लोग भी उस गुनाह के हिस्सेदार हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी ही सरकार, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना है। वोट के वक्त इन सारे सवालों को कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है और जातीय, मजहबी और दूसरे तमाम मुद्दों पे कौन मेरी जात का, कौन मेरे धर्म का है, अच्छा बुरा पीछे छोड़ दिया जाता है और उस पर वोट दिया जाता है। तो जाहिर है कि इस तरह की बातें सामने आएंगी, इस तरह की परेशानियां खड़ी होंगी, लेकिन जिम्मेदार आप भी हो। तो लोग भी इस गुनाह के हिस्से नहीं हिस्सेदार हैं, यह जानते हुए कि यह आदमी, ये सरकार किसी काम के नहीं है, लेकिन फिर भी उस सरकार को आप चुनते रहे। और एक बात और जान ले कि एक मजबूर वोटर कभी भी मजबूत जनप्रतिनिधि नहीं चुन सकता। कन्हैया गुप्ता जैसे हजारों लोगों की मौत के बाद अगर आपकी आंख खुल गई है तो एक नजर रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई में जाते नौजवानों की टोलियों को जरूर देख लेंगे। बिहार से लगातार लोग अब पलायन कर रहे हैं। कोरोना काल में लाखों लोग दूसरे जगह से लौट के बिहार आए कि शायद नौकरी मिले, लेकिन
हालात जस के तस है। शासन की सरकार बेशर्मी की हद को पार कर चुकी है, लेकिन चुनी हुई सरकार तो आपकी ही है ना। बेतिया पर आते हैं, बेतिया के हॉस्पिटल रोड पर आंखें खोल कर घूम लें। हालांकि ये कहानी सिर्फ बेतिया की नहीं, बिहार के तमाम शहरों की है कि वहां घूम लें और मामूली दवाइयों के कमी की वजह से माँ की गोदियों में मर रहे बच्चों का चेहरा निहार लें। देश के हर शहर की कमोबेश ऐसी ही कहानी है। कन्हैया भरे पड़े हैं और वोट लेकर भूलने वाले प्रतिनिधि भी। और अगर देख सकते हैं तो बाढ़ में डूबते उतराते लोगों का पेट देखें। फिर भी बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार हैं और कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, और उन्हें आपने अभी भी सत्ता में बैठाए रखा है। तो गुनहगार कौन है, इस पर भी विचार करें। बिहार के स्वास्थ्य सेवा की एक और तस्वीर देख लें और अपने अंदर झांकें। इसके लिए जिम्मेदार वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर एक मुश्त वोट दे देते हैं और फिर उन प्रतिनिधियों के हाथों रोज तिल तिल कर हम मरते हैं। इसलिए जिम्मेदार आप भी हैं। और अगर आप आज भी ये बात नहीं समझ पाए तो ऐसे प्रतिनिधि बनते रहेंगे और आपकी मजबूरी, बेबसी का फायदा ये जनप्रतिनिधि भी उठाते रहेंगे। और वो निर्लज सरकार भी, जो आपके लिए न तो बेहतर शिक्षा का इंतजाम कर पाए और न बेहतर स्वास्थ्य का, न रोजगार का, न किसानों को के लिए बेहतर संसाधन मुहैया करा पाए। सोचें, समझें, विचारें।